जय हिंद। बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें हम लोग जो खान सर का न्यू सेट आया है उसका 1 और 2 वीडियो देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। इसमें 35 क्वेश्चन कराया जाता है हर सेट में और इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही बढ़िया है। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर क्या होता है, बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की जो किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस समय का इंतज़ार करें क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि पटकाई बुम्ब की पहाड़ियाँ। पटकाई बुम्ब की पहाड़ियाँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि पटकाई बुम्ब की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ सीमा पर है। नेक्स्ट है कि इस पर्वत श्रेणी का विस्तार और कहाँ है? तो नागालैंड राज्य में भी है। डफला और मिरी, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है डफला और मिरी पहाड़ियाँ, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। डफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिम भाग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इसमें छूट गया अबोर पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ है इसके बारे में पढ़ते हैं। अबोर हिल्स भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अब ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ते हैं कि ओलंपिक खेल 2024 में जो पेरिस और फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 24 में जो ओलंपिक होगा वह कहाँ होगा? तो लंदन के बाद 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। जब 24 में जो पेरिस ओलंपिक होगा तो लंदन के बाद तीसरा बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। यह पहला लंदन है और दूसरा शहर अब ये हो जाएगा। जिसने कब कब ये किया है? तो 1908 ईस्वी में किया है, 1984 ईस्वी में किया है और 2012 ईस्वी में ओलंपिक की मेजबानी की थी। कौन की थी? तो लंदन की थी। लंदन 3 बार कब कब किया था? तो 8 में, 84 में और 2012 में मेजबानी की थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अभी जो सत्र 32वां हुआ था इससे पहले, उसका जो आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया। 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका जो हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्देशित करता है? निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्देशित करता है? तो महासागरीय अम्लीकरण हो सकता है, अत्यधिक मत्स्यन ये भी होगा, गैर संवहनीय पर्यटन, मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह उपयुक्त सभी होगा। अब ये जो रिपोर्ट है, अब तक विश्व में प्रवाल भित्तियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है। मतलब जितना भी प्रवाल भित्ति है उसका 14% अभी तक क्या हुआ है? तो नष्ट हो चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक, अब टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जो हुआ उसका उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो टेकचंद है। अब जो 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में मध्य टोक्यो जापान में किया गया था। अब पूछा जाएगा कि कुल कितना दिन तक चला था? तो कुल 13 दिन तक यह चला था। इसमें पूछ लेगा कि इसका मॉस्कट क्या था? तो इसका जो मॉस्कट था वह सोमाइटी था। अब टोक्यो पैरालंपिक में का मोटो पूछ देगा कि इसका मोटो क्या था? तो मोटो इसका यूनाइटेड बाई इमोशन था। उद्घाटन समारोह में इसका थीम क्या था? ये भी पूछा जा सकता है। तो मूविंग फॉरवर्डेड बी हैव विंग्स इसका थीम था। अब टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ी भाग लिए थे? 54 को भारतीय खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। कितना खेल हुआ? तो 9 खेल हुआ। इसमें कितना पुरुष था और कितना महिला था? तो इसमें 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल थे। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल अभी तक का गया था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो कौन था? तो टेकचंद था। अब इसका जो खेल है वह जैवलिन थ्रो हो जाएगा। अब टेकचंद को इंड मोमेंट में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जो मरियप्पन थंगावेलु कोविड-19 से क्या हुआ था? संक्रमित हो गए थे, तो इसीलिए लास्ट समय में टेकचंद को बना दिया गया था।
अब है कि समापन समारोह, इसका जो समापन हुआ था उसमें ध्वजावाहक कौन थे, तो अबनी लेखरा। और अबनी लेखरा का जो खेल पूछा जाएगा कि कौन खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। वर्ल्ड में जो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान द्वितीय है। अब ये जो द्वितीय स्थान है यह आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार है। पूछा है कि भारत में सड़कों का निर्माण कितना किया जा चुका है 21-22 में, तो 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। अब संयुक्त 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा स्थान पर सबसे बड़ा है। सबसे प्रथम तो अमेरिका है और भारत का जो टोटल सड़क है वह 64.45 लाख है और भारत का जो स्थान है दुनिया में वो दूसरा है। अब पूछ लेगा कि भारत का जो रेलवे है इसका क्या ब्यौरा है, तो भारत का जो रेलवे है वो विश्व में तीसरा नंबर पर आता है और कितना किलोमीटर है, तो 68.112 किलोमीटर से अधिक मार्ग है भारत में रेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन जो 4 को दिया है इसमें लाल सागर के साथ किस देश का सीमा नहीं लगती है, तो इथियोपिया का जो सीमा है वह नहीं लगता है। अब लाल सागर से पूछा जाएगा कि कौन कौन से देश हैं जो इसका सीमा लगता है, तो जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की सीमा लाल सागर से लगती है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी का एक खाड़ी है। दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर में मिलती है। तो दक्षिण में जो हिंद महासागर से लाल सागर मिलती है वह किससे मिलती है, तो अदन की खाड़ी से मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है, तो ये जो बनिहाल दर्रा है यह लद्दाख में नहीं है। अब काराकोरम, तो यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये जो काराकोरम है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दूसरा ऑप्शन में है चांगला, तो चांगला, जोजिला या लुंगलाचा या खारदुंगला सब कहाँ है, तो ये सब लद्दाख में है। कहाँ है, तो ये सब लद्दाख में है। अब बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, अब बुर्जिल, ये सब कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो बनिहाल दर्रा है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। तो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि 20 से 25 है, 2020 ईस्वी से 2025 ईस्वी। अब इसमें निश्चय क्या क्या है, तो इनके अंतर्गत कितना 7 गो निश्चय है, क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला है। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 नंबर है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ब्यास नदी के जो पोंग बांध है उसका जल का उपयोग करती है, तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। ब्यास परियोजना कहाँ का है, तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो पोंग बांध, जिसको हम लोग और नाम से जानते हैं क्या, तो महाराणा प्रताप सागर, इसी का नाम बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 में है कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट ब्लैक। कौन सी है, तो माउंट ब्लैक। अब अल्पस पर्वत है कहाँ, तो यह यूरोप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो कौन कौन से देश में है, तो यह फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो माउंट ब्लैक नाम है। अब पूछा जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4810 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है माउंट एलब्रूस। अब इसके बारे में जानते हैं। तो माउंट जो एलब्रूस पर्वत है यह क्या है, तो यह सुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त जो क्या है, ज्वालामुखी है, जो कार्कस क्षेत्र की कार्कस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह कहाँ है, तो कार्कस क्षेत्र की कार्कस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है कि माउंट मैकिनले। अब इसके बारे में जानते हैं। माउंट मैकिनले, तो माउंट मैकिनले अब देनाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नया नाम है इसको देनाली कहते हैं।
यह अमेरिका के अलास्का में स्थित है। यह कहाँ है? तो अमेरिका के अलास्का में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है? तो संघाई हिरन के लिए बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह संघाई हिरन के लिए जाना जाता है। अब संघाई हिरन कहाँ है? तो मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह क्या आते हैं? दुर्लभ प्रजाति के हिरन जो कि क्या हो रहा है? अभी विलुप्त होने के कगार पर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है तो वह हो जाएगा, वह बांग्ला हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि प्रथम कौन है? तो जो प्रथम हमारा हिंदी है वह भारत की सबसे प्रथम बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अब पूछा जाएगा कि तीसरे स्थान पर कौन है? तो हिंदी तो एक स्थान पर हो गया, बांग्ला दूसरा स्थान पर, और तीसरा स्थान पर कौन है? तो वह तेलुगु हो जाएगा। तीसरा स्थान पर हमारा तेलुगु आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दिया हुआ है उसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो चांदी बैलाडीला खान यह सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सोना के लिए कोलार खान सुमेलित है, कोयला के लिए झरिया है, हीरा के लिए पन्ना है। अब जो बैलाडीला है वो चांदी के लिए क्या है? प्रसिद्ध नहीं है। यह यहाँ क्या पाया जाता है? तो यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। अब कोलार जो है वो सोना के लिए है, झरिया कोयला के लिए है, और पन्ना हीरा के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर कहेंगे तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगा वह अमेजन हो जाएगा। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। अब पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितना है? तो 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 6400 किलोमीटर। अब इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका क्या नाम है? तो अमेजन की जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम मडीरा है। मानोस और जो बेलम शहर है इसी के तट पर स्थित है। मानोस और बेलम शहर इसी के तट पर स्थित है। यह नदी अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। इसका जो मुहाना बनता है वो कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है तो यह लोथल हो जाएगा। अब हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कोई कह सकते हैं इसको हम। तो ये जो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिलों में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल से क्या मिला है? तो डॉकयार्ड बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इसका ट्रिक है याद करने का, लोभ रंग। अगर हम इस तरह लोभ रंग लिखते हैं तो लो से हो जाएगा लोथल, भ से भोगवा नदी, र से हो जाएगा रंगनाथ बनर्जी, और ग से गुजरात। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। इसके जो खननकर्ता थे, इसको जो खोज किए थे वो रंगनाथ बनर्जी। आई कहाँ पर है? तो गुजरात। तो ये जो कोड है लोभ रंग याद रखिएगा तो इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता? ये तो हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन मंत्री परिषद में संबंधित युग्म सुमेलित है? तो यह जो युग्म सुमेलित है तो दीवाने आरिज जो था वह इल्तुतमिश के समय था, यह सुमेलित है। अब दीवाने रियासत दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। तो किसके शासनकाल में था? तो यह बाजार नियंत्रण, पहले तो ये विभाग था, यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। लेकिन यह क्या था? यहाँ पूछा गया था कि मंत्री परिषद से संबंधित नहीं था, ये बाजार नियंत्रण विभाग था। तो इसलिए अलाउद्दीन के खिलजी के ही समय में दीवाने रियासत सही दिया हुआ है, लेकिन यह मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है। यह क्या था? तो यह बाजार नियंत्रण विभाग था। दूसरा दिया हुआ है कि दीवाने अमीर को ही। अब अमीर को ही ये भी मंत्री परिषद से संबंधित नहीं था, ये क्या था? तो यह कृषि विभाग था। यह क्या था? तो यह एक कृषि विभाग था। तीसरा है दीवाने खैरात, तो यह दान विभाग था। यह क्या था? तो दान विभाग, और फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में यह था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि नागोजी अंकोजी इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी, उनका संबंध किस देश से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है। तो ये जो अब देश जो हो जाएगा इनका वो नाइजीरिया का हो जाएगा, और इससे संबंधित जानते हैं। तो यह क्या है कि यह पद संभालने वाली पहली महिला अफ्रीकी भी है, नाइजीरिया से भी है, और पहली महिला अफ्रीकी भी यही है।
ओंकोजी इवेला ने कब पदभार ग्रहण किया? तो यह 1 मार्च 2021 से अपने पद पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, यह सुमेलित नहीं है। भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका से संबंधित था, ये नहीं है। तो द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में एक किनके द्वारा था? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब श्यामजी जो कृष्ण वर्मा वो भारतीय क्रांतिकारी थे, अधिवक्ता भी थे और साथ साथ यह पत्रकार भी थे। और जो भी नेक्स्ट दिया हुआ है, अब देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, इस सही दिया हुआ है। सचिन नाथ सन्याल ए बंदी जीवन, ये भी सही है। और राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड, ये भी सही है, इंडिया डिवाइडेड। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? पाकिस्तान की जो स्थापना है उसकी मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की थी। अब ये जो लाहौर अधिवेशन तो कब हुआ था? 23 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सजीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1946 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 30 दिसंबर 1906 को। कौन था? तो मुस्लिम नेताएं था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। अब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। जबकि प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने किया था। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्षता किया था मुश्ताक हुसैन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो यह जो वायसराय था लॉर्ड मेयो को चाकू मार के मेमिया दिया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि वायसराय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी के बीच था। इन्हीं के समय 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दिया था। कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के कर दिया था। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो पुस्तक है वह आनंद मठ है। अब वंदे मातरम क्या है? तो यह पहले तो राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन था? आनंद मठ, उसी से लिया गया है। अब इस गीत को गाने में कितना टाइम लगता है? तो 65 सेकेंड, या इसको हम लोग 1 मिनट 5 सेकेंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसने कहा था? ये जो कथन है यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। अब भगत सिंह लाहौर कोर्ट में कहे थे। कहाँ कहे थे? तो ये लाहौर कोर्ट में कहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? कौन से वायसराय? तो हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के शासनकाल में वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उसी में जॉर्ज पंचम के राजाभिषेक की दरबार में घोषणा की गई थी। अब दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन भी निरस्त किया गया था इसी दिन, और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी था उसको स्थानांतरित की घोषणा हुई थी इसी दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। तो जो दक्षिण भारत में जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कहाँ? तो पोटन। अब ये जो पोटन थी इसको पोटली भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब ये जो पोटन या पोटली है या किसकी राजधानी थी? तो यह असमक की थी। असमक की राजधानी पोटन या पोटली। अब इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है शक्तिमती, तो शक्तिमती का कहाँ हो जाएगा? तो चेरी हो जाएगा। उज्जैन का कहाँ हो जाएगा? तो अवंती हो जाएगा। और हाटक का कहाँ हो जाएगा? तो कम्बोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित जो लाइट है उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। उगता हुआ सूरज हमें वास्तविक सूर्य उदय से पहले और वास्तविक सूर्यास्त के बाद प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? दिखाई देता है, थोड़ा देर पहले या थोड़ा देर बाद। अब अंतरिक्ष से आने वाली जो सूर्य की किरण विरल से क्या होता है? सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और इसीलिए प्रत्येक
अपवर्तन पर सामान्य की ओर थोड़ा क्या होता है, झुकती है और वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें दिखाई देती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर हो गया। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? साइंस का जो रोल है बिहार पुलिस में बहुत ही ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप लोग साइंस को गौर से पढ़िएगा और कहिएगा कि इस पर चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग से वीडियो बनाने के लिए तो हम इसका हर चैप्टर अलग से करा देंगे, बहुत ही शॉर्ट में आपको सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो जो हमारा कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है वह त्वचा हो जाएगा। रक्त क्या है? तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट है हड्डी, ये भी कनेक्टिंग उत्तक है और उपास्थि ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं संयोजी उत्तक है क्या। वह उत्तक जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देता है, कनेक्ट करता है और उसे संरचना प्रदान करता है, उसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? तो वास्तविक संयोजी उत्तक इसको एक है कंकालीय और एक है तरल। तरल में लिक्विड जैसे रक्त, उपास्थि एवं हड्डी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। त्वचा उपकला उत्तक का एक उदाहरण है। जो त्वचा क्या है? तो यह संयोजी उत्तक नहीं हो कि यह उपकला उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो जो दूर दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। अब ये जो दूर दृष्टि दोष है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इससे ग्रसित व्यक्ति को तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब निकट की वस्तु क्या होता है? इसमें दिखाई नहीं पड़ती है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें अपोजिट होता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें निकट की जो वस्तु है वही दिखाई नहीं देता है। अब इसका जो कोडिंग है मतलब जो बोले वह उसका सही है, याद रखिए। अगर निकट दृष्टि दोष तो निकटे उसका सही है, दूर खराब है, और दूर दृष्टि दोष तो दूरे सही है उसका निकट खराब है। कोडिंग रखिएगा याद। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो लेंस की गोलाई कम हो जाता है। जो लेंस है हमारा आँख का, उसका जो गोलाई है वो कम हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी या तो बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता भी घट जाएगी, तभी हो जाएगा। अब इस रोग में जो निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के आगे बनेगा या पीछे? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह रेटिना के हमेशा पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। चलिए 26 नंबर है कि प्रत्यावर्ती धारा AC को दृश्य धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि AC को DC में बदलने के लिए हम कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अब DC को AC में किसके द्वारा बदला जाएगा? तो DC को मतलब जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेटिव करंट में हम किसके द्वारा बदलेंगे? तो इसको हम इन्वर्टर के द्वारा बदलेंगे, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्वर्टर के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? बदल देते हैं। घर के अंदर इन्वर्टर लगा रहता है। नेक्स्ट अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो कोई भी तत्व है इसका जो रासायनिक प्रकृति है वह उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के क्या है? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कह सकते हैं, जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायक होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वह CO और H2 का मिश्रण है। भाप अंगार गैस CO और H2 का क्या है? तो यह मिश्रण है, जिसे रक्त तप्त कोक पर क्या कैसे प्राप्त करते हैं? तो रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है, जिसमें CO 45%, H2 50% एवं 5% अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इससे जो नीचे का तापमान है उस पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, प्रेशर उसके ऊपर कम हो जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु नीचे गिर जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे अगर हम कोई प्रेशर कुकर लेते हैं तो प्रेशर कुकर का क्या काम है? अगर हम उसमें आधा प्रेशर कुकर में हम अगर पानी डालेंगे तो प्रेशर कुकर क्या करता है कि पानी के ऊपर जो आधा खाली भाग है उस पर वह क्या करता है कि वह उस पर दबाव देता है, प्रेशर बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि पानी को कम ताप पर खौलने नहीं देता है। जब ताप बढ़ जाता है 100 डिग्री से 129 डिग्री के लगभग जाता है तब वह क्या करता है? पानी को खौलने के लिए प्रेरित करता है, तब वह पानी खौलता है। तो उसमें जो पानी के अंदर अगर हम जो भी भोजन डाले रहते हैं, जैसे दाल चावल कुछ भी, तो वह हमारा क्या होता है? जल्दी सिज जाता है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर से अगर वहाँ पर होगा तो वहाँ पर प्रेशर कुकर वायुमंडलीय दाब से कोई मतलब नहीं है। तो ऊँचाई की जो जगह है उस पर प्रेशर कुकर से अगर पूछा जाएगा कि खाना बनाया जाता है तो कितना टाइम लगेगा? तो जितना नीचे का जो स्थान है उतना ही टाइम वहाँ पर लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर
तो इसमें कहा गया है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है, अतः जल क्या है, क्वथनांक घट जाएगा। मतलब जो 100 डिग्री पर जो उबल रहा है वह 100 से पहले 80-90 पर ही वह क्या होगा, उबलने लगेगा, जिससे क्या होगा, खाना जल्दी नहीं बनेगा। तो यह क्या होगा कि जल का क्वथनांक घट जाएगा और जल कम ताप पर उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी क्या होगा, देरी से पकेगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 32 नंबर कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। अब शरीर के जो अंदर हमारा रक्त है वह किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जाता, तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। और बाहर जो रक्त है वह फाइब्रिनोजेन के कारण बाहर का जो रक्त है वह नहीं जमता। अंदर जो जमने से क्या होता है, बचाता है, और बाहर क्या है, जमाता है। अंदर क्या है, जमने से बचाता है, और बाहर क्या है, जमाता है। तो अंदर हिपेरिन और बाहर फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर सब क्या है, तो कीट है। अब कीट क्या है, तो पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकी है। इसमें पंख है लेकिन इसमें कशेरुकी नहीं है, अकशेरुकी है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए के दोहरी पेचेदार संरचना की खोज किसने की थी। तो डीएनए की जो दोहरी पेचदार संरचना है उसकी खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1869 ईस्वी में किया था। डीएनए में दोहरी पेचदार संरचना होती है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी के समान होती है, मतलब हल्का तिरछा, इस तरह और इस सीधी तरह इस तरह बना रहता है, हल्का मुड़ा हुआ सीढ़ी रहता है। इसका मुड़ी हुई सीढ़ी के समान होगा। और इसकी जो खोज है वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने कब, तो 1953 ईस्वी में इसका खोज किया था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला अब्लागेटा का कार्य नहीं है। तो मेडुला जो अब्लागेटा है उसका कार्य कौन सा नहीं है, तो पेशियों में संकुचन पर नियंत्रित करना इसका कार्य नहीं है। अब मेडुला अब्लागेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला भी कहा जाता है, मस्तिष्क का यह सबसे निचला हिस्सा है और बेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा है। मेडुला ऑब्लांगेटा रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेत को प्रसारित करने और दिल की धड़कन और श्वसन जैसी स्वायत्तता गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए यहाँ पे हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे का 35 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है जीके जीएस का, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से संबंधित, ऐसे तो जितना भी एग्जाम है इसका जो डिस्क्रिप्शन हम कराते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन फोकस है वो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का। इसमें साइंस और करेंट का जो एक मिक्सर चलता है, इसमें जीके जीएस टोटल आता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम 1-2 ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बनेगा और हम इस तरह का और बढ़िया वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।